तीसरी इंथैल्पी आपके पास आती है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को लेके मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी मैंने यहां लिख दी, इसका एक शब्द भी आप मिस नहीं करेंगे लिखना, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी भी तरह से आप पहले तो न्यूट्रलाइजेशन समझिए। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड और बेस को जब आप मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। दिस इज वेरी लेस इंफॉर्मेशन, वेरी इनकम्प्लीट, इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। लेट्स चेक न्यूट्रलाइजेशन फर्स्ट, फिर इंथैल्पी की बात करेंगे। किसी भी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने 1 मोल नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, किसी भी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर उसको आप किसी बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराते हैं तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। लास्ट क्लास रिमेंबर, कंप्लीट कंबशन। इसी तरह से आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। सपोज मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले आई HCl, उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले आई NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग लाई, दोनों को रिएक्ट कराया, हम तो जी इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल सही। क्यों मैंने 1 मोल ना लिख के 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी करा था। जब भी एसिड बेस आएगा आप उसको नॉर्मेलिटी से लोगे, मोलैरिटी से नहीं, क्योंकि कोई एसिड शायद 2H भी रिलीज कर रहा हो डाई बेसिक, कोई बेस शायद 2OH रिलीज कर रहा हो डाई एसिडिक। इसीलिए एसिड बेस जब भी आएंगे, नॉट मोलैरिटी, नॉट मोल्स, आई शुड टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो तब भी हमने कहा था मोल कॉन्सेप्ट कहीं भी आ सकता है, आ गया किसी चैप्टर में अननोटिस्ड भी रहेगा तो भी अंडरस्टूड है, वो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने चीज पढ़ी हुई है। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताइए। उसका मतलब है जो भी तुम एसिड लाए हो उससे 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या बन रहा हो, H+। जो भी तुम एसिड लाए हो उससे एक इक्विवेलेंट H+ बन रहा हो, और उसको अगर एक ही इक्विवेलेंट OH- से आप रिएक्ट कराएंगे, उसमें जो इंथैल्पी रिलीज होगी उस इंथैल्पी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन असर्शन रीजन में भी ये बोल दी ना, 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बेस, कीपिंग बोथ स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली दिस इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रॉन्ग। 1 मोल बोलते ही तुम जाल में फंस गए, मैं तो H2SO4 का दूंगी और वो याद मेरे क्वेश्चंस में भी मिलेगा। सो अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, जो भी एसिड मैं दे रही हूं उसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगी तो कितने इक्विवेलेंट हैं प्रोटॉन के वो आएगा, और जो भी बेस में दे रही हूं उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कितने OH आए, कितने ग्राम इक्विवेलेंट। इसकी जब प्रैक्टिस होगी तब आपको और याद आएगा, मोल कॉन्सेप्ट में हमने की है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो मैंने दी अभी तक, क्या उसमें कोई शब्द मिसिंग है, अभी एक और मिसिंग, कंप्लीट कर रहे हैं उसको। अब दोबारा सुनिएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड completely neutralized by 1 gram equivalent of any strong base। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं है आप श्योर ही नहीं होगी सारा टूटा है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जितना लिया सारा ब्रेक हो और सारा OH में कन्वर्ट हो जाए। आप तो अपनी तरफ से 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH डाल रहे हो, क्या पता वो पूरा ना डिसोसिएट होता, पूरा होता है जी। NaOH स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ही पूरा होना है। अगर मैं एसिटिक एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल रही हूँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, 1 मोल के बजाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल रही, तो क्या उससे 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोटॉन बनेंगे, नहीं। एसिटिक एसिड इज सो वीक एसिड, 5% डिसोसिएट होता है सिर्फ। तुम लाए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट का सिर्फ 5% पहुंचा प्रोटॉन्स में, बाकी अनडिसोसिएटेड रहेगा। तो अब मैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कंप्लीटली डिफाइन करती हूँ। एनर्जी रिलीज्ड always, जैसे कंबशन, energy released when 1 gram equivalent of a strong acid and a strong base neutralize each other completely, उस एनर्जी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं इतना कोशिश कर रही हूं कि शायद ये डेफिनेशन मेरे को ना लिखनी पड़े, बीच बीच में टुकड़े आप लिख लें, और अगर आपको लगेगा नहीं मैम लिखो तो मैं लिख दूंगी, क्योंकि इस पे मैं टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा समझते हैं इसको।
कि क्या होता है फिर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आगे और कुछ जानना मेरे को जरूरी है, बिल्कुल जानना जरूरी है। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले आओ, रिएक्शन क्या होना है, फिक्स है। इससे तो, बेस से तो क्या निकलना है, OH, एसिड से क्या निकलना है, H, बनना वाटर और सॉल्ट। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करा दो, दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से एक वाटर, 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाटर बनेगा। जब प्रोडक्ट फिक्स है और रिएक्टेंट फिक्स है, रिएक्टेंट क्या है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन में, अगर सभी का ध्यान यहां हो तो मेरे पास, सोचू तो रिएक्टेंट तो जो भी एसिड है वो H+ दे रहा है, जो भी बेस है वो OH- दे रहा है। अच्छा, क्वांटिटी भी फिक्स है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और बन भी क्या रहा है उन दोनों से, तो इनिशियल और फाइनल तो हर न्यूट्रलाइजेशन में फिक्स्ड है, राइट। तो जो तुम कह रहे थे मैंने बस वो इंफॉर्मेशन रख ली, उसका लॉजिक यही है। जब इनिशियल और फाइनल, तुम कोई मर्जी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ, इनिशियल और फाइनल जब सेम है, तो रिएक्शन जब सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन विच इज अ स्टेट फंक्शन वो भी हमेशा सेम रहेगी। यस, कोई मर्जी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई मर्जी स्ट्रॉन्ग बेस हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्ट कराओगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज फिक्स्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एक तरह से वाटर की मैं वो एंथैल्पी नहीं बोल रही इसको, वो तो मैं जानती हूँ H2+ हाफ O2 से बनेगा, बट हो तो वाटर, वाटर ही बन रहा है ना। तो आई एम नॉट सेइंग इज ऑफिशियली फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बट आई एम क्लेमिंग बन तो वाटर ही रहा है, चाहे किसी से भी बन रहा हो। तो जब मेरे पास रिएक्शन सेम है, तो फिर तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी फिक्स्ड होनी चाहिए, एंड यस इट इज फिक्स्ड। 57.1 किलो जूल पर मोल। जो लोग डीपीपी और एनएमएसटी करेंगे उनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसकी वैल्यू मिलने वाली है, अभी नहीं बोलना चाह रही, वो आएंगे और मुझे जरूर बताएंगे क्या वैल्यू है, दूसरी यूनिट्स में भी, कैलोरीज में ये मिलने वाली है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आदत डालूंगी उसकी। सो यानी कि एक्चुअली में तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर ही तो बन रहा है, इसीलिए एनर्जी फिक्स होनी, इंथैल्पी फिक्स होनी तय थी। आई होप इतना समझ भी आ गया, नोट भी हो गया। अब इस पे कुछ सवाल जवाब करते हैं ताकि आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट इंथैल्पी क्लियर हो। कुछ सवाल जवाब, तो जिन लोगों ने नोट कर लिया हो वो नीचे सवाल देखें, जो कर रहे हैं वो करते रहे। चेक, क्या लिखा है मैंने नीचे, क्या वो मेरे लिखे होने से आपको समझ आ रहा है? सेम फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इजी क्लास है, इंपॉर्टेंट से ज्यादा इजी है, फॉर ग्रांटेड ना लेना, और कोई डाउट आए तो प्लीज पॉइंट आउट। और हर बार की तरह 1-2 गलतियां तो मैं करूंगी, पकड़ना उसको। हाँ, अभी वो मैं करना नहीं चाह रही, बस उसको किस तरह से रिएक्शन में दिया जाएगा वो मैं बताऊंगी। बिल्कुल सही आपने कहा KOH पे 2 लगेगा, लेकिन हम लगा के नहीं देंगे, हम कैसे देंगे वो मैं भी आपको बताने वाली। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों ने न्यूट्रलाइज किया, मुझे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताइए। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैं क्या लेके चलती हूँ, 57.1 किलो जूल, राइट। ठीक है जी, लेकिन बिना रिएक्शन लिखे कुछ भी किया तो फंसोगे। अब कैसे फंसोगे, क्या होगा, आपको रिएक्शन लिखा हुआ मैं दूंगी बिना बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मैंने कर दी तो काम खराब हो जाएगा, फिर तो गलत हो गई बात। मैंने बिना बैलेंसिंग के आपको दी, KOH प्लस H2SO4, आगे आप खुद देखेंगे। आपको पहले से पता होना चाहिए H2SO4 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन रिलीज करता है, तो आप यहां अलग से लिखोगे 2 प्रोटॉन, यहां लिखोगे 1 OH नेगेटिव। नाउ यू विल सी इन डीपीपी इन क्लास टेस्ट, मैंने KOH के नीचे एक्सेस लिख के देना है। Excess of KOH is used to neutralize sulfuric acid. What is its enthalpy of neutralization? ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप, अप्रोक्सीमेटली 57 दे दूंगी आंसर में। लेकिन आपने ध्यान दिया क्या बोला है मैंने, एक्सेस ऑफ KOH। एक्सेस मतलब खूब KOH, जितना यूज करना है करो, यूज टू न्यूट्रलाइज सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली। तो H+ कितने निकले होंगे इससे, 2। एक्सेस ऑफ KOH, अगले बैलेंस करके नहीं दे रहे, गलती से भी मत एक्सपेक्ट करना बैलेंस करके दूंगी या कोई देगा। एक्सेस देने का मतलब है यूज इट। तो कितने KOH यूज हुए होंगे इसके अंदर, सर्टेनली 2। मेरा इंटरेस्ट वहां 2 लिखने का नहीं है, मेरा इंटरेस्ट यहां 2 लिखने का है। जब मैं 2OH नेगेटिव और 2H+ को मिलाऊंगी, तो अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में 2 वाटर बन रहे हैं,
दो वाटर बन रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? 57 नहीं होगी, 57.1 इंटू 2 होगी। अगला क्वेश्चन सुनना, फिर नोट करना, फ्लो बना हुआ है। इफ आई एम टेकिंग KOH strong base and to neutralize it use H2SO4 in excess, जितना मना है। बैलेंसिंग तो देके मैंने काम खराब कर लेना है, इसलिए दोबारा बोल रही हूँ क्वेश्चन। Identify or find out the value of enthalpy of neutralization with in which 1 KOH 1 gram equivalent KOH is neutralized completely by H2SO4 in excess। इसमें तो 57 ही रहेगा। अब मैंने कोशिश की आपको परेशान करने के लिए एक्सेस दूं तो कोई उल्टा कॉन्सेप्ट लगाए, बट जब हम समझ रहे होते ताजा ताजा तब गलती होती नहीं है, 2-4 दिन बाद जब टेस्ट होता है तब होती है। तो मैंने एक्सेस ऑफ H2SO4 दिया, आपको चाहिए ही नहीं था एक्सेस भाई। आपको KOH से एक OH निकल रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट याद है? आंसर लिमिटिंग रिएजेंट से दो जो कम है, दूसरे का मैंने क्या करना है? तो KOH में एक OH है, H2SO4 से मेरे को एक ही H चाहिए। इसी बात को पहले से ही दिखाने के इरादे से मैंने यहाँ लिख दिया। अगर तो मैं ऐसे सजा के देती हूँ तो आपके लिए तो वो बहुत ही ज्यादा वेल प्लेटेड क्वेश्चन हो गया कि आता ही है, बट वहां ऐसे सजा के नहीं देंगे। वही आपको DPP में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बहुत क्वेश्चन है, मिल जाएंगे। वहां आपको मिलेगी वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ आपसे। इतना नोट हो गया सबके पास? पिछली स्लाइड का कुछ रह गया है? ये काफी कीमती है, मतलब ये आप, ये अगेन किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये मैंने कहां से लिया है? सारी अनावस्थी जब सॉल्व करी तो कुछ कुछ फैक्ट्स आप बच्चों के डाउट्स में आते हैं, तो वो डाउट से बचने के लिए हम नोट्स बना लेते हैं। वरना फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स क्या होता है? न्यूमेरिकल्स। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या नोट्स बताऊं? तो जो भी खराब से खराब कॉन्सेप्ट इस न्यूट्रलाइजेशन में आपको खराब से खराब क्वेश्चन मिलने वाला है, उसको लेक्चर के लिए नोट्स के फॉर्म में यहां रख दिया, क्योंकि अदरवाइज न्यूमेरिकल ही कराने हैं इसके बाद। तो न्यूमेरिकल में डाउट्स ना आए, अच्छी गलतियां कर पाओ आप, मेरी एक्सपेक्टेड गलतियां कर पाओ, वो कराऊंगी। क्विकली नोटेड, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आज की क्लास में दो ही सबसे भारी टॉपिक है। भारी इन द सेंस कवरेज इजी बहुत है। एक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कुछ मिस मत करना, एक बॉर्न हार्बर साइकिल अगर आज पहुंच पाई तो कुछ मिस मत कर, बाकी कर लोगे आप, बाकी में दिक्कत। अरे एक हाइड्रेशन, सॉरी, आज की क्लास नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत इजी है, तो मैं उम्मीद कर लूं लिख लिया हमने। नाउ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आगे लिखिए अ स्पेशल केस, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत सारे एसिड, HNO3 H2SO4 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। HF के बारे में एक खास स्पेशल केस, एक खास स्पेशल चीज जो हॉट सेलिंग केक है। हर बच्चा जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करता है, जितनी मैंने कराई उतनी करके छोड़ देता है। ये सिर्फ किसी बहुत पुराने जेई एडवांस के किसी क्वेश्चन में शायद आपको टकरा जाए, नोट्स कॉपीज में, बुक्स में तो ये नहीं मिलता। एज अ स्पेशल केस करके कोई डब्बा बना के दे रखा हो, नहीं दे रखा होता। मेरे साथ साथ लिखते जाए। हाइड्रोजन फ्लोराइड ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने उम्मीद की थी इसमें भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1 ही होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको न्यूट्रलाइज किया, HCl और NaOH को किया, वही मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, 57.1। आगे जाके शायद मैं 57 लिख दूं, 0.1 के लिए टोकना मत मेरे को, जस्ट टाइम बचाने। फिर मैंने सेम एक्सपेक्ट किया, HF लिया, HF को न्यूट्रलाइज किया स्ट्रॉन्ग बेस से, मुझे एनर्जी थोड़ी ज्यादा मिली। इट इज नॉट 57, इट इज -68 किलो जूल, लगभग 11 किलो जूल एक्स्ट्रा। लिखिए इसको। दीपा, बीच बीच में वो नॉइज आ रही है, शायद तुम सुन नहीं पा रहे, तुमने यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ा रखा, बीच बीच में आ रही है, ऑब्जर्व करो, अगर बार बार आ रही है तो फिर माइक चेंज कर दो। जी, HF के अंदर ऐसा क्या हुआ कि लगभग 11 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा निकली है? तो आप पेन छोड़िए जरा और समझिए, फिर नोट करेंगे। ये इतना स्पेशल है, मैं नोट कराए बिना जाने भी नहीं दूंगी। न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी यहां थोड़ी ज्यादा क्यों रिलीज हुई? लगभग 11 किलो जूल एक्स्ट्रा। वाई? जरा इनके प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए।
आई होप मेरी क्लास में सबको याद है बॉन्डिंग चैप्टर से, आयोनिक स्पीशीज मींस कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन एक्वस कंडीशन में जाते ही हमेशा क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिसोसिएट। तो जब वाटर है तो सॉल्ट NaCl तो नहीं रह सकता, सॉल्ट क्या रहेगा, Na+ एंड Cl-। एवरी सॉल्ट विल डिसोसिएट 100%। ठंडे पानी में भी आप सॉल्ट डालोगे तो वो डिसोसिएट होगा, बस उसको पानी चाहिए। तो जब ये मेरे पास डिसोसिएटेड फॉर्म में थे तो मुझे क्या एक, अब मेरे को रीजन ढूंढना था, ये तो एक फैक्ट है कि HF में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा रिलीज हुआ है। बैठी भी फिर पंचायत बैठी साइंटिस्ट की, क्या करें, क्या हो रहा होगा, उस पर काम हुआ। तो पता क्या चला, ये आज की क्लास में तीसरे चौथे नंबर पे ये एंथैल्पी दोबारा आएगी। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। फ्लोराइड आयन बहुत छोटा है एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये इतना छोटा था, उस पर नेगेटिव चार्ज। इसके इस नेगेटिव चार्ज को आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में, सिर्फ वाटर में एग्जिस्ट कर सकता। इस वाटर ने आके क्या करा, घेर लिया। हम हैं, ये बात पहले कर चुकी हूं। एनायंस को स्टेबलाइज करने के लिए पोलर सॉल्वेंट आके घेर लेता है अपने ऑपोजिट एंड से। इस पे बहुत डिटेल 4-5 स्लाइड्स बाद आना है। तो इस फ्लोराइड आयन को किसने आके घेर लिया, वाटर ने। आयन और वाटर में कौन सा वैन-डर-वाल्स फोर्स लगता है, एक आयन और एक वाटर, आयन डायपोल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज। क्लोराइड में ये अट्रैक्शन बहुत कम था, क्लोराइड इज बड़ा साइज, फ्लोराइड में ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा था। क्यों ज्यादा था भाई, थोड़ा सा ही तो साइज का फर्क था, 2-3 स्लाइड का वेट करो, बताऊंगी क्यों ज्यादा था। लेकिन फ्लोराइड में हाइड्रेशन इतना ज्यादा हैवी था, जहां मैं उम्मीद कर रही थी 2-3 लेयर बनेंगी वाटर मॉलिक्यूल की, शायद 40-50 लेयर बन गई वाटर मॉलिक्यूल की। इतना स्ट्रांगली हेवीली हाइड्रेट हुआ कि एनर्जी और बाहर रिलीज हुई बिकॉज ऑफ फ्लोराइड एनायंस हाइड्रेशन। अब लिख सकते हैं कि फ्लोराइड स्मॉल एनायन था, हेवीली हाइड्रेट हुआ और उसकी वजह से 11 किलो जूल पर मोल एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हुई। हमें कैसे पता चलेगा, हमसे कैसे पूछेंगे, जस्ट वेट फॉर 2-3 मोर स्लाइड्स, थिंग्स विल बी ऑन योर स्क्रीन। ओके, कौन कौन बच्चे हैं, दीपिंदर, तने मेरे को जवाब भी नहीं दे रहा है माइक ऑन करके। ऑल गुड तने, कब तक ऑनलाइन? मैम नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक तक? कितने आराम से बोल रहा है, क्यों? मैम स्कूल के एग्जाम्स है, मतलब मैं नेक्स्ट तो मंडे आ स्कूल जाऊंगा। के एग्जाम 3 हफ्ते से चल रहे हैं यार। हम्म, जानवी अगली क्लास से आई नीड यू ऑफलाइन, और अनिकेत चौहान आप भी अगले हफ्ते तक तने की तरह। मैम मैं मंडे से आ जाऊंगा। नहीं, मैं आज घर पे बात करने वाली हूँ, 2-3 जगह तो करी है मैंने आज बात। मैम मैं वो आज मेरे बात स्कूल के करने एग्जाम वाली, चल रहे हैं इसलिए लगा रहा हूँ मुझे ऑनलाइन। पता है स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं। स्कूल का अब सब कुछ सच तुम लोगों को पता है भाई। स्कूल ने एग्जाम लेने के अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो एनीवेज आई टॉक टू योर पेरेंट्स नाउ, मतलब नॉट कंप्लेनिंग वे, वैसे बात करूंगी कि तुम लोगों को कुछ कुछ सख्ती करें। वो कुछ लोगों ने तो पापा मम्मी को इतना जबरदस्त पटा रखा है ना, खासकर माओ को ऐसा पटाया हुआ है ना, हम फोन करें तो मम्मी तो ऐसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, ऐसे डिफेंड कर रही हैं ना उनको। तुम लोगों की माओ को ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत है कि इनकी टांगे तोड़ो, पागल बना रहे हैं ये। ऐसे 2 माओ से आज बात हुई, दोनों ने ऐसा जबरदस्त प्रोटेक्ट किया ना अपने लड़के को, ममाज बॉय, लिटरली ऐसे प्रोटेक्ट किया कि नहीं नहीं ये तो अभी यही करेगा। वेरी गुड, वहीं गोदियों में बैठो पापा मम्मी की अभी तो। मतलब जो जो मतलब मैं बता रही हूँ, कुछ कुछ बच्चों ने पटा रखा है पेरेंट्स को। अभी मत पटाओ बच्चों, जब पैसे चाहिए तब पटाना, अभी नहीं, अभी पढ़ो जी। सो कैन आई से, मेरे लिए ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं है, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होता, H2 प्लस हाफ O2 गिविंग वाटर। ये क्या होगा, रिवर्स इसका डिकॉम्पोजिशन। अगर मैं इसकी एंथैल्पी पूछूं तो कितनी, +57.1। लास्ट क्लास में एंथैल्पी डिसाइडिंग फैक्टर्स में बात हुई थी, रिएक्शन उल्टा कर दोगे तो एंथैल्पी बदल जाएगी, माइनस की जगह प्लस या प्लस की जगह माइनस। तो अब ये मत कहना डिकॉम्पोजिशन की एंथैल्पी आपने कराई नहीं, अब इस लायक बना दिया कि तुम खुद कर सको। यानी वाटर तोड़ने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी देनी है, तोड़ने के लिए इनटू इट्स आयंस मेरे को कितनी एनर्जी देनी है,
57.1 किलो जूल पर मोल। जो लोग डीपीपी कर लेंगे अगली क्लास में मेरे को दूसरी यूनिट में भी इसकी वैल्यू देंगे। नोटेड? यस। ऊपर क्या हो रहा है एक्चुअली, किसी भी एसिड से H प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, किसी भी बेस से OH माइनस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आती है बीच बीच में, एक एक सेकंड की आ रही है, और ऑब्जर्व करो अगर ज्यादा देर तक आ रही है तो मुझे दे देना दूसरा माइक। हाँ जी, ऑल सेट। तो ये तो कोई नोट करने वाली चीज नहीं थी, बट ठीक है कर रहे हैं तो गुड। ये सारा क्वेश्चंस में मिलेगा, कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रही मैं आज, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ। यस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये क्लास 12 तक जाएगा, और क्लास 12 की एनसीईआरटी तक जाएगा। वहां हम अंडरस्टूड सा मान लेंगे कि पढ़ के आए हो, बस सीधे एक दो क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइव करवाएंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अब तक आपको एंथैल्पीज डिफाइन करनी आ गई है, सुन रहे हैं बाद में लिख रहे हैं। मैं आपको टाइम दूंगी, क्लास से बाहर चली जाऊंगी, बट पहले सुन रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? किसी भी चीज का एक मोल कंप्लीटली डिसॉल्व, पूरी तरह जब डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल वाटर, उसमें जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं बोल सकती मैं एंडोथर्मिक होगा कि एक्सो, कुछ भी हो सकता है। कंबशन ऑलवेज एक्सो। फॉर्मेशन के लिए भी मैंने कोई कमेंट नहीं किया था, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैंने आज कौन सी पढ़ी, स्टार्ट किससे किया? न्यूट्रलाइजेशन, ऑलवेज एक्सो। लेकिन अब मेरे पास आया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कुछ भी माइंडसेट मत लेना। आप कई बार देखोगे लैब में, जब कभी मौका मिलता है जाने का, कभी कभार दो चीजों को मिला के टेस्ट ट्यूब ठंडी होती है, कभी कभार दो चीजों को मिला के टेस्ट ट्यूब गर्म होती है। एक्सो एंडो कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पूछते ही वो कौन सा एक्सो कौन सा एंडो, तो वो समझाने से पहले कोई भी सॉल्ट ले आई, ये आयोनिक है कॉपर सल्फेट, कोई भी सॉल्ट में ले आई, उसको एक्सेस ऑफ वाटर दिया। जब भी ये H2O लिखा मिले ना, आप इसको बिंदास एक्सेस ले सकते हैं, इट इज अलाउड, इट इज सॉल्वेंट। 100 गुना 1000 गुना कितना भी ले सकते हैं। तो वाटर लिया तो क्या हुआ इतना। अब इस इक्वेशन की बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना वाटर यूज हुआ। कोई ट्रू बॉन्ड तो बन नहीं रहा। कॉपर अलग गया, सल्फेट अलग गया। कॉपर को शायद 100 वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया, सल्फेट को शायद 25 वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया। बस इसकी बैलेंसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? एक्वस, हाइड्रेट हो गया जी। कोई ट्रू बॉन्ड तो बना नहीं, वेंडरवाल फोर्सेस बने, ट्रू बॉन्ड बने तब मैं बैलेंसिंग करूं। सो स्टॉप बैलेंसिंग दिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। 12th का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, स्टार्टिंग यहीं से होगी उसकी। तो यहाँ पे आपके पास कॉपर सल्फेट पूरी तरह से जब डिसॉल्व हो गया, तो मुझे पता लगा ये तो एक्सोथर्मिक है। यस, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, वो हीट फेंकेगा और बाहर से टेस्ट ट्यूब मुझे पता चलेगा हल्की सी गर्म। बहुत सी चीजें ऐसी आपकी डे टू डे लाइफ में भी है। लेकिन मैंने कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट लिया। बहुत से सॉल्ट ऐसे हैं, जैसे रस्ट आप पढ़ के आएंगे Fe2O3.XH2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। जिनके आगे डॉट लगा के कुछ लगा होता है वो होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उन सॉल्ट्स को कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को जब भी तुम पानी में डालोगे, डिसॉल्व करोगे, ऑलवेज पॉजिटिव बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। इसमें बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। तो इसीलिए ये एंथैल्पी आंख बंद करके हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। एनी हाइड्रेटेड सॉल्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, जबकि एनहाइड्रस सॉल्ट की हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। मैं नीचे लिस्ट दूंगी, बट स्टिल समझने के लिए। सो टू कंक्लूड इट, फिर आप नोट करना, जनरली देखा ये गया है, जनरली वैसे बड़ा धोखा होता तो जनरली से कहीं आप यूनिवर्सल फैक्ट मत लेना, अक्सर ये मिलता है मेरे को नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि आप KCl NaCl डालोगे तो क्या मिलेगा, अभी बात कर रहे हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट जितने भी तुम लोगे उसकी एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर तुमने ऐसे कोई सॉल्ट लिए बच्चों जिनका हाइड्रेट बनता ही नहीं, ऐसे सॉल्ट्स विच डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, जैसे कि KCl NaCl, उनकी भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होती है। जिनका हाइड्रेट ही नहीं बनता नेचर में, उनको भी जब तुम डालोगे तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? पॉजिटिव। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ले रहे हो, रिपीट है ये इंफॉर्मेशन जो ऊपर कॉपर सल्फेट दिखाया, बट 3 बुलेट्स लिखनी थी तो मैंने रिपीट कर दिया उसको। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं उनकी एंथैल्पी भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो मैंने किस किस की पॉजिटिव होगी वो लिखवा दिया, बाकी सबकी क्या होगी? नेगेटिव। अब नोट डाउन करिए।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही इससे होगा। सॉल्यूशन बनती कैसे है, उसका रिलेशन क्या है एंथैल्पी का, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। हाँ, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन थोड़ी है। एक्चुअली में मैं दो और एंथैल्पीज बीच में करा के फिर तुमको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कराऊंगी, क्योंकि एंथैल्पी यही है, यही फ्रंट। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन एक साथ करा दो तो कंफ्यूजन होता है, और यही सवाल का वेट कर रही थी मैं, क्योंकि करते वक्त भी हमें ये पता है कि आने वाला है ये सवाल। आपने अभी बोला एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में जमीन आसमान का फर्क है। वो कब पता चलेगा, अब एक दो स्लाइड बाद फिर लाऊंगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, तो तब पता चलेगा मुझको। सो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आगे, दीपा चेंज कर दो भैया, और किसी चीज का वेट मत करो। ये मेरे साथ साथ लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जब किसी बस हो गया अब धैर्य, जब किसी चीज के एक मोल, कोई भी कंपाउंड हो, कुछ भी हो, अभी देखेंगे आप, कोई भी स्पीशीज का एक मोल जब पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए एटम्स में, उस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। पूरी तरह एटम्स में डिसोसिएट करना है। गुरसहज, एनी प्रिडिक्शन, इसमें एनर्जी लगेगी कि रिलीज हो? एनी, बाकी लोग नोट करते रहिए। किसी भी चीज के एक मोल को पूरी तरह एटम्स में कन्वर्ट करना है, क्या होगा लोकेश? लगेगी। तोड़ना है मेरे को, तो ये हमेशा लगेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वन मोल ऑफ स्पीशीज इज डिसोसिएटेड इनटू एटम्स। ये चार इक्वेशन में कुछ भी किसी को अटपटा लग रहा है तो मैं वेट कर रही हूं, लगना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे ये बताइए, आयरन से, आयरन सॉलिड में क्या होगा? आयरन के एटम्स बॉन्डेड विद ईच अदर, उन बॉन्ड्स को तोड़ के कंप्लीटली एटम्स में कन्वर्ट करना, मतलब एक इतना दूर कर देना, इतना दूर कर देना कि आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रहे, उसी को तो गैस कहते हैं। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सब्लिमेशन है मुझे पता है, बट ये सारे के सारे चीजें, ये सारे रिएक्शन में एक ही चीज दिखाने की कोशिश की है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है। एंड ऑब्वियसली इसके बाद मेरे सामने आने वाली है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन या फेज ट्रांजिशन। फ्यूजन क्या होता है बच्चों? मेल्ट। अरे भाई वो तुम न्यूक्लियर रिएक्शन में फिशन फ्यूजन मत ला देना। फ्यूजन आम भाषा में मेल्टिंग को बोलते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन है। यस, वो हमेशा रिक्वायर्ड है डिसोसिएशन। जब भी तुम्हें कोई चीज तोड़नी है ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एक मोल किसी भी चीज को मेल्ट करना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एक मोल किसी भी चीज को फ्रीज करना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दोनों के लिए ये फ्यूजन, मेल्टिंग को भी फ्यूजन बोलते हैं और फ्रीजिंग को भी फ्यूजन बोलते हैं। ऑब्वियसली एक मोल। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिखने की भी जरूरत नहीं, क्या होता है? किसी भी लिक्विड के एक मोल को वेपर्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज, या एनर्जी रिक्वायर्ड इन दैट प्रोसेस इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। मैं ये मान के चल रही हूं कि वेपोराइजेशन में एनर्जी लगती है, मेल्टिंग में एनर्जी खर्च होती है, ये मेरे बच्चों को पता है। थर्ड इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और उसका एग्जाम्पल देखिए, मुझे बताइए, ये एक बारी का क्वेश्चन है, विच एंथैल्पी डज इट रिफ्लेक्ट? लास्ट वाली, सब्लिमेशन एज वेल एज एटोमाइजेशन, दोनों हैं ये, नोट करिए। ना ना ना, कोई जरूरी नहीं है, क्या पता, नो कमेंट। अब कैम्फर कपूर घर की पूजा में जलता है, वो सब्लिमेशन तो है, बट एटोमाइजेशन है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है वो टूटा भी एटम्स में, क्या पता वो मॉलिक्यूल ही वेपर बन के चले गए, राइट? अब वाटर, वाटर को, लिक्विड को सीधे मैं वेपर में डालूं, सब्लिमेशन है, बट एटोमाइजेशन नहीं, उसमें एच और ओ अलग अलग नहीं हो रहे। गुड क्वेश्चन, हाँ जी, यस। डायरेक्टली नहीं, ऑब्वियसली इट इज वाया लिक्विड फेज, आई एम नॉट सेइंग इट वी आर डूइंग इट डायरेक्टली।
एब्सोल्युटली, ये मैं मान के ही चल रही हूँ, नहीं तो मेरे क्वेश्चंस करवा लेंगे। एब्सोल्युटली, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द सब्सटेंस इज एक्चुअली इक्वल टू उसकी मेल्टिंग में कितना खर्चा हुआ प्लस उसकी वेपोराइजेशन में कितना खर्चा हुआ। ये मैं तब बोलूंगी जब मेरा हेस लॉ आ जाएगा, बट हेस लॉ लायक तुम लोग बन चुके हो, तुम्हें पता है ये चीज, ठीक है। सो इसको मैं क्या बोलूं, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी है, इट इज बोथ। अब ऐसे तुम्हें बहुत मिलने वाले हैं, ये भी है और ये भी है, हाँ जी ये दोनों है, ठीक है। अब इस बात के लिए थोड़ा ओपन रहिएगा, एक डेफिनेशन दूसरी से मिक्स मर्ज हो सकती है। तो अब इसके बाद आती हूं मैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन के बाद, जो मेरे को बड़ा वेट था जिसका, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सॉल्यूशन के साथ नहीं लिया, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच में गैप डालने के लिए मैंने दो छोटी छोटी इजी एंथैल्पी खिसका दी। अब पहले सुनेंगे क्योंकि ये मैंने पीरियोडिसिटी में छोड़ा है, इसके क्वेश्चन वी के जायसवाल में थे, लोगों को छुड़वाए थे। ये आपका आगे आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, बॉन्डिंग, हर जगह मिलने वाला है आपको, वैन डर वाल्स फोर्सेस हर जगह। ये मैं पूरे 2 साल में 3 बार कराऊंगी, आज पहली बार करा रही हूँ। 12th में 2 बार, सॉल्यूशन चैप्टर में फिर। व्हाई? बिकॉज ये एक महंगा टॉपिक है, क्वेश्चन की कवरेज ज्यादा है इससे। What is the meaning of hydration? उससे पहले मेरे को वापस सोचना है सॉल्यूशन का क्या मतलब था। सॉल्यूशन का मतलब था किसी भी चीज का 1 मोल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, वो था। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का ही हिस्सा है, थोड़ी देर बाद आपको क्लियर करूंगी। ये हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन है और ये सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगी। पहले हाइड्रेशन क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक कैटायन लाए, कहां से लाए? आपने वाटर डाला, आयनिक सॉलिड था, टूटा, पहले बना Na+, फिर बना Cl-। कोई भी आयन ले आओ जो पसंद आए, कैटायन, एनायन, जो मर्जी। जैसे ही वो बनता है, वो ढूंढता है आसपास वाटर है, अदरवाइज वापस घर चलो, वापस एसोसिएट होके NaCl बना के बैठ जाओ। अगर आसपास वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल इज हाईली पोलर, इतना हाईली पोलर कि वैन डर वाल्स फोर्सेस में इसके लिए कैटेगरी अलग बनानी पड़ गई थी। इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड जो है, इस कैटायन को अपने पार्शियल पॉजिटिव एंड से ये अट्रैक्ट करके Na पॉजिटिव के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कोई मेल नहीं है, बहुत सारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगा एक पॉजिटिव चार्ज को करने में। मल्टी लेयर हाइड्रेशन होगा। मैंने तो अभी आपको क्रॉस सेक्शन सा दिखाया, इसके इस साइड पीछे पूरा वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेगा, इतने से सोडियम पॉजिटिव। फ्लोराइड में भी यही किया था मैंने, जब मैंने स्पेशल केस कराया। इस सब में कौन सा वैन डर वाल्स फोर्स इन्वॉल्व है? आयन डायपोल इंटरैक्शन। इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड एनर्जी का रिलीज हुआ कि सोडियम पॉजिटिव को जरूरत ही नहीं पड़ी वापस जाने की। यानी कि कहा जाता है ठंडे पानी में नमक डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन गर्म तवे पे मेल्ट नहीं होता। वही NaCl तुम गर्म तवे पे डाल रहे हो, वो मेल्ट नहीं हो रहा। उसको मेल्ट करने के लिए मैं लैब में भी मेल्ट नहीं कर पा रही उसको, इतना तगड़ा फोर्स है। भाई वाटर ने आके ऐसा क्या कर दिया कि गर्म भी नहीं करना पड़ा, ठंडे पानी में Na और Cl अलग हो गए। Na पॉजिटिव का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Cl नेगेटिव के साथ, उसको तोड़ने की ताकत कहां से आई? ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, अभी मैं हाइड्रेशन वर्ड यूज कर रही हूं, रिलीज्ड विल कॉम्पनसेट फॉर, जो गर्म तवा नहीं दे पाया, मेरे कमर्शियल इंडस्ट्रियल बर्नर नहीं दे पाए, राइट? आप सोचिए मैं कितना फ्यूल खर्च कर चुकी होंगी NaCl को मेल्ट करने के लिए, नहीं हो पा रहा। हो भी रहा है तो उसके और कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, पढ़ेंगे 12th में। फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, फिर NaCl का मेल्ट करके कैसे लाते हैं, वो अलग चीजें हैं। सो पॉइंट इज, this energy released is so huge, it is not released, it is hugely released. Huge word हमेशा एक ही एनर्जी के साथ यूज होना है, वो है कंबशन नहीं हाइड्रेशन। इतना ह्यूज है कि ये NaCl के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कॉम्पनसेट कर गया। तो जाने की जरूरत ही नहीं है, आई विल टेक केयर। Na+Cl के पास वापस गया ही नहीं और इस वाटर ने उसको घेर के सेटल कर दिया। दिस एंथैल्पी is called as enthalpy of hydration। इतना बनाइए पहले, वैन डर वाल्स फोर्स का नाम जरूर आना चाहिए। अब आप ये सोचिए, लिखते लिखते आयन डायपोल इंटरेक्शन है, तो सारा खेल किसने रचा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? आयन ने और वाटर ने। आयन का चार्ज भी इसमें रोल प्ले करेगा, ज्यादा चार्ज
ज्यादा वाटर लगेंगे, कम चार्ज कम वाटर लगेंगे। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, ये हमेशा के लिए विजुअलाइज कीजिएगा। जब भी हाइड्रेशन नाम हम ले, पूरे 2 साल बहुत बार आना है, आपको ये डायग्राम याद आना चाहिए कि कुछ ऐसा होता था हाइड्रेशन। बाकी चाहे सब भूल जाओ, अगर ये डायग्राम याद होगा आप गलत तो नहीं होगे, निकाल लोगे वो क्वेश्चन। आज अविचल क्यों नहीं आया, एनी आइडिया? ना ऑनलाइन में दिखाई दे रहा है। चलिए इतना डायग्राम अगर बन गया तो मुझे पता चल गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को हम तोड़ पाए, जो हम फ्लेम से नहीं काम कर पा रहे, हीट से नहीं कर पा रहे, वो पानी ने आके कर दिया। सो अब ये प्रोसेस क्या था? हाइड्रेशन, एक कैटायन और एनायन का हेवीली हाइड्रेट होना। अब देखिए जरा इधर, अब मैं एक सॉल्ट लाती हूं, उसको अगेन वाटर मॉलिक्यूल दे रही हूं। कॉपर सल्फेट या हर वो सॉल्ट जिसका हाइड्रेट बनता होता है, पहले यही बनता है उसका। मतलब आप ये सोचिए, कॉपर सल्फेट कंप्लीटली पानी में घुल जाए उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कॉपर सल्फेट अभी पूरा घुला नहीं है, उसके बीच की एक स्टेट होती है, 5 वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। ये क्या बना है बच्चों? हाइड्रेट। सॉल्यूशन में बताया था मैंने, ये बना है हाइड्रेट। इस स्टेप को मैं सॉल्यूशन बोल सकती हूँ? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नहीं। क्यों? पूरी तरह डिसॉल्व होता तो कॉपर अलग होना चाहिए था, सल्फेट अलग होना चाहिए। इस स्टेप की एंथैल्पी इज नॉट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इस स्टेप की एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और अगर कोई आयन में ला रही हूं उसका भी हाइड्रेशन हो रहा है, कोई सॉल्ट ला रही हूं उसका भी हाइड्रेशन हो रहा है। तो ये दोनों केसेस हाइड्रेशन के। फिर भाई सॉल्यूशन क्या है? फिर आप बताइए सॉल्यूशन किसको कहते हो? ये तो हमें सॉल्यूशन लग रहा है। इसीलिए मैं दोनों चीजों को अब अगली स्लाइड से रिलेट करूंगी कि फर्क क्या है दोनों में, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नोटेड? तो अब मैं दोनों को रिलेट करूंगी, फिर तो हम कंफ्यूज हो गए, यही आप सॉल्यूशन में बता रहे थे, यही आप हाइड्रेशन में बता रहे हो। अब उसको क्लैरिफाई करते हैं। कुछ लोगों को शायद अंदाजा हो गया होगा मेरा इतना बोलने से, जिनको नहीं हुआ उनके साथ अब बात करेंगे। बट जो पार्ट मैंने चैप्टर पीरियोडिसिटी में छोड़ा था वो अब कराऊंगी, क्योंकि तब इसीलिए नहीं करा सकती थी कि रटाना नहीं था। चैप्टर पीरियोडिसिटी में ये पार्ट छोड़ा था, अगले साल यही आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेम। राइट? इन दोनों चैप्टर्स में ये वाली स्लाइड काम आएगी, बहुत जगह आएगी, लेकिन टिपिकली ये क्वेश्चन 2 ही जगह की डीपीपी और बुक्स में मिलेंगे। जितना छोटा आयन होगा बच्चों, अब सोचो एक मेरा ये हाथ जिसमें फ्लोरीन रखा है मैंने, फ्लोराइड आयन, और एक ये जिसमें क्लोराइड आयन। फ्लोराइड और क्लोराइड आयन में दोनों पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। ये वॉल्यूम बड़ा है, चार्ज बिखर गया। ये वॉल्यूम छोटा है, चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड। तो चार्ज मोर पावरफुल किसमें है? ऐसा हमने फजांस रूल वगैरह में भी पढ़ा है। जितना ज्यादा छोटा आयन उतनी ही चार्ज डेंसिटी ज्यादा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी तो बाय वॉल्यूम ही होती है। जितना छोटा उतना पावरफुल चार्ज, जितना पावरफुल चार्ज उतने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे इसको सेटिस्फाई करने में, उतना घेरेगा, ये घिरेगा सॉरी वाटर मॉलिक्यूल से। तो उसको मैं हैवी हाइड्रेशन बोल दूं, मल्टी लेयर वाटर लगेगा। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उतना ही आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा, जितना आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा उतनी ही रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा, उतना ही हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। अब आप वी के जायसवाल उठाएंगे तो एक ही पार्ट, 2 पार्ट छुड़वाए थे, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड। तो वहां ये 3-4 ट्रेंड मिलेंगे जो मेरे साथ समझ के नोट करिए। सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबिडियम एक ही ग्रुप के हैं ये। नीचे जाते जाते हैं तो साइज क्या होता जाता है? बड़ा। सब पे चार्ज क्या है? सेम। चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? छोटे में। तो छोटे में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इज इट करेक्ट? ये हुआ हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। ये जो आपके 4 चैप्टर का जेई एडवांस का मैंने टेस्ट लिया है ना, मेरे को बड़ा जोर पड़ा, मेरे को एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ गया। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक ऑप्शन में ट्रेंड मैंने हाइड्रेशन एंथैल्पी का दे रखा था, बट आई नो एंथैल्पी कब पढ़नी चाहिए, तो आगे किसी टेस्ट में कवर करूंगी। नाउ
क्या कोई ये मेरे को अपनी तरफ से कुछ बता सकता है वॉलेंटरली? आई वांट, आपको अगर कहा जाए आप इसका क्या रीजन दोगे? साइज सोडियम का किस दिन से बड़ा हो गया एज कंपेयर टू रुबीडियम एंड पोटेशियम? क्योंकि मैंने बिल्कुल सही, राइट, मैंने सोडियम पॉजिटिव नहीं लिखा है, साथ में क्या लिखा है? AQ। अब AQ को आज के बाद आप क्या बोलोगे? हाइड्रेटेड आयंस। ये किसका ट्रेंड लिखा है मैंने? हाइड्रेटेड आयंस के साइज का। सोडियम अपने साथ मल्टी लेयर वाटर लेके चल रहा है, तो हाइड्रेटेड आयंस बोलेंगे इनको। अब जब हाइड्रेटेड आयन जो भी कोई बोलेगा उसको पता होगा वाटर की मल्टी लेयर चिपकी हुई है, तो इसका साइज एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया। फॉर 1 सेकेंड लेट मी शो यू। ये थोड़ी हुआ अब सोडियम का साइज। अब सोडियम का साइज, तो आपसे साइज का ट्रेंड पूछते पूछते बीच में रेडियस का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें हाइड्रेटेड आयन वर्ड नहीं लिखा होगा, सिर्फ आयन के बाद ब्रैकेट में AQ लगा रखा होगा। AQ क्या मतलब? वाटर मॉलिक्यूल की लेयर्स पे लेयर्स चिपक गई, अब ये एक्चुअली में बहुत बड़ा हो गया। तो ये मेरे पास रेडियस साइज का करेक्ट ट्रेंड है। ये भी साइज का करेक्ट ट्रेंड है, देखिएगा। ये मैं करा चुकी और ये मैं भी रुकी हुई थी लास्ट। क्या आपको लगता है हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड मैंने अगर समझाया ठीक, तो आना भी ठीक चाहिए? चार्ज पे डिपेंड करता है। 3 पॉजिटिव चार्ज 3 गुने वाटर को घेरेगा, 3, और ऊपर से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसका साइज भी छोटा है, चार्ज भी ज्यादा है, तो ये तो किसी और ही लेवल की हाइड्रेशन कर डाले। तो एक क्वेश्चन थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो रही हूँ, +2 में आता है वैसे। आयोनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी इन तीनों में? क्यों? डिस्ट्रैक्ट ना हो। Na पॉजिटिव की आयोनिक मोबिलिटी का मतलब है ये आयन चल पाए एक्वस में, ऑफ कोर्स। एक चीज सोचो, 3 लोगों को चलने को कहा है, एक के साथ 50 किलो वजन बांध रखा है, एक के साथ 25 किलो वजन बांध रखा है, एक के साथ 5 किलो वजन बांध रखा है। कौन जल्दी चल पाएगा? 5 किलो वाला। सबसे हैवी हाइड्रेट कौन हो रहा है? 50 किलो वाटर साथ लेके खड़ा है, ये कितना ड्रैग, कितना घसीट के लेके जाएगा? आयोनिक मोबिलिटी इसकी सबसे पुअर। तो +2 में हम देखेंगे, मेरे को करंट बनाना है तो मैं कौन सा आयन लूं, किससे मेरे को करंट जल्दी मिलेगा? जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा। किसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी? तो आयनिक मोबिलिटी पे ट्रांसपोर्ट नंबर, करंट को कौन से आयन ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितनी स्पीड से करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर वगैरह सब आएगा। यस, चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को घेरेगा, मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे। भारी नहीं हो गया? किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, मतलब कैथोड एनोड जिसके पास भी ये जाएगा, जाना तो पड़ेगा ना, चल नहीं पाएगा। हेवीली हाइड्रेटेड मींस वेरी लो इन वेलोसिटी। लो इन वेलोसिटी मतलब आयोनिक मोबिलिटी पुअर। जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतनी आयोनिक मोबिलिटी पुअर। ये भी वीके जायसवाल अगर आप करोगे तो पीरियोडिसिटी में डाल दिया, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी उसी में अलाउ करती है। सो ये तो मैंने थोड़ा ओवर एम्बिशियस होके पूछ लिया। गुड दैट इफ यू पीपल कैन एटलीस्ट लिसन टू इट, सुन भी पाए तो गुड इनफ। नोटेड? जी 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 जी। नहीं 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 नहीं, यू कैन नॉट, नहीं लगा सकते तब। हाँ, आरबी बड़ा, वो तो वेरी लेस हाइड्रेटेड होगा क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज अपने ही इतने बड़े साइज पे बिखर के कमजोर हो गया। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड को मैंने एक बार बताया था, पेन कब ज्यादा है? जब लोकलाइज्ड है। पेन कब कम है? जब डीलोकलाइज्ड है। अब रुबीडियम सीजियम के साइजेस इतने बड़े, उनका पॉजिटिव चार्ज इतना कमजोर है, उनको इतना सा वाटर चाहिए बस, न्यूट्रलाइज कर दो। सोडियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव का साइज इतना छोटा है, उनको हैवी हाइड्रेशन चाहिए। आगे आने वाली इनऑर्गेनिक यही बताएगी। कुदरत में कभी भी लिथियम का कोई सॉल्ट बनता है, LiCl, अब कहते कहां बनता है? वॉल्केनिक इरप्शन हर साइंटिस्ट के लिए बड़ा इंटरेस्ट का एरिया होता है। वहां अर्थ क्रस्ट नहीं बनती है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ, लावा गिरा और 20 साल में वो ठंडा होकर वापस से अर्थ क्रस्ट बनी। मोस्ट फर्टाइल लैंड कहते हैं मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे फिर से LiCl बन रहा है, लेकिन लिथियम इतना छोटा पॉजिटिव चार्ज, उसको मॉइस्चर छोड़ ही नहीं पाता।
Li बनते ही हाइड्रेट हो जाता है, यहां तक कि उसके सॉल्ट ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो. दिस ऑल इज कमिंग इन योर वे व्हेन वी विल बी टीचिंग एस ब्लॉक चैप्टर. बहुत कुछ है. हाइड्रेशन एंथैल्पी 4 से 5 चैप्टर में बहुत डीप आएगी, आपके सारे सवालों के जवाब आएंगे. आज की डेट में आपको इतना पता होना चाहिए, जितना छोटा आयन उतना ज्यादा हैवी हाइड्रेट, उतना स्लो चाल. जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हैवी हाइड्रेट, उतना ही स्लो चलेगा. यजत भी कुछ पूछ रहा था ऊपर करने को, कर दी मैंने. चल, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लॉट इज टू कम, बट इतना याद है तो हाँ जी. लास्ट वाला क्या था, मैं देख लूं एक बार. हाँ देखो ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज नहीं है इसलिए मैंने AQ नहीं लिखा. मैंने हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछी तो सामने वाले को अकल लगानी पड़ेगी. वाटर में ये गया तो एनर्जी किस में ज्यादा रिलीज हुई? एल्यूमिनियम +3 में. क्यों? चार्ज. पहले चार्ज फिर साइज. चार्ज आ गया तो चार्ज ही सोचूंगी. ऑल्दो साइज से भी ये ट्रेंड आना है, बट बेवकूफी होगी साइज से सोचना, क्योंकि एसर्शन में ये दिया और रीजन में साइज दिया तो रीजन इज इनकरेक्ट. रीजन क्या होना चाहिए? चार्ज. क्लियर? ये आगे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आएगा धीरे धीरे आपके पास. अब चल सकती हूँ? हो गया सबके पास नोट? चलिए. आद्या को नींद आ रही है? नहीं भी आ रही है तो सहारा देके बैठो, वैसे ही आ जाएगी. लैटिस सुना है कभी इस क्लास में मेरे? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड लैटिस? मेरे को पता है कहां, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कहां सुना है लैटिस वर्ड? केमिकल बॉन्डिंग. आयोनिक बॉन्ड जहां भी बनता है इट रिजल्ट इनटू क्रिस्टल. क्रिस्टल को ही लैटिस नाम दिया जाता है. क्रिस्टल का दूसरा नाम ही समझ लीजिए लैटिस है. पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे. सब नया है, कुछ पहले नहीं पढ़ा हुआ. जैसे हाइड्रेशन नया था, और सब मल्टीपल टाइम रिपीट होना है आगे आने वाली 12th की केमिस्ट्री. लैटिस का मतलब अगर क्रिस्टल है तो क्या मैं एक बात सोच सकती हूँ, कह सकती हूँ, कैटायन और एनायन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो लैटिस भी बहुत अच्छा बनेगा. लैटिस बहुत अच्छा बन रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा. एक ही बात को दो तरीकों से बोला. अब सोचते हैं इसकी डेफिनेशन. जब भी किसी लैटिस का 1 मोल बनता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. यहां अब आपको इतना परेशान करना हम शुरू करेंगे. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है. जबरदस्त कंफ्यूजन, जिसको क्लियर करेंगे हो जाता है. यहां आप लैटिस एंथैल्पी को जब समझना चाहेंगे, तब 1 मोल किसी भी लैटिस का जब बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, जरा देखिएगा, आयन से जब लैटिस बन रहा है उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी का साइन है U. लेकिन अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से 1 मोल NaCl बन रहा था तो लास्ट क्लास उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फर्क समझ लेना, टेस्ट में सारे क्वेश्चन गलत होंगे. फर्क समझ लीजिएगा क्या है दोनों में. क्लियर हो रहा है फर्क सबको? ये है लैटिस एंथैल्पी, आयन से 1 मोल बनना क्रिस्टल का. और ये क्या है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट दैट टू इन स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट, उससे 1 मोल का बनना है व्हाट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. दोनों में फर्क है. बन दोनों में 1 मोल NaCl रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है. लैटिस एंथैल्पी हमेशा हमेशा क्या होती है? तो अब क्वेश्चन मिलेंगे इंटीजर टाइप में. मैं 15 एंथैल्पीज की वैल्यू देके पूछूंगी इनमें से कितनी हमेशा रिलीज होती, तो आपको खुद काउंट करना होगा इनमें से कितनी हमेशा रिलीज होती हैं. तो इन लैटिस एंथैल्पी इज रिलीज. लैटिस जब बनेगा, क्यों रिलीज प्रभनूर? क्यों लैटिस एंथैल्पी हमेशा रिलीज होती है? बाकी लोग नोट कर रहे हैं, गुड. तब तक मैं प्रभनूर से सवाल पूछूंगी, क्यों हमेशा रिलीज होती है लैटिस? मैं फिर से बताती हूँ. लैटिस का मतलब क्या है? कैटायन और एनायन पास पास आए, इनमें अट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ, एक अच्छा पक्का क्रिस्टल बन गया जैसे NaCl. और जब मैं ये बोलती हूं कि इसके 1 मोल क्रिस्टल बनने में जो एनर्जी इवॉल्व हुई वो होती है लैटिस एंथैल्पी, यानी लैटिस एंथैल्पी हमेशा इवॉल्व होती है. क्यों? मैंने तुम्हें समझाते वक्त हिंट परोसी है. आई ट्राइड टू सर्व द हिंट. थिंक अबाउट इट. कोई बात नहीं. धैर्य. क्यों रिलीज होती है?
Why it is always released? ना, धैर्य रुको। लक्ष्य, तेजस, क्यों रिलीज क्यों होती है लैटिस एंथैल्पी? कंज्यूम क्यों नहीं होती? हाँ, cation और anion always attract each other. Then complete the sentence. Absolutely correct. नहीं, ये थोड़ा दूसरा वे हो गया। तोड़ने में चाहिए होगी तो बनने में रिलीज होगी। इट इज कान घुमा के पकड़ना। ऑल्दो यू आर करेक्ट, स्मार्टली प्लेड, बट मेरी ऑप्शंस में ही नहीं होगा, फिर क्या करोगे? अनन्या, दिशा, लक्ष्मी, क्यों? सब कुछ बोल दिया उसने परोस के, सिर्फ क्रेडिट नहीं ले पा रहा सही लाइन बोल के। हाँ हाँ ठीक है। कैटायन और एनायन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज अकम्पेन्ड विद रिलीज इन एनर्जी। बस ये एक फिनिशिंग टच देना था। तो ठीक है, यू रीच टू द आंसर, बट टीचर हूं ऐसे कैसे? कुछ ना कुछ करके गलत साबित करना है आपको, ऑल्दो यू वर ऑलमोस्ट करेक्ट। तो कैटायन और एनायन के बीच व्हेनेवर दे बोथ कम टुगेदर, forces of attraction are accompanied always with एनर्जी रिलीज। इसीलिए लैटिस एंथैल्पी इज ऑलवेज रिलीज। ये मिलने हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अगर मिले दुआ करो ना ही मिले, हम न्यूमेरिकली करने में ठीक है, हम इसमें तो जाएंगे एनीवेज। सो इसके बाद की जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, हाँ जी हाँ जी, ऊपर करना है, 1 मिनट दे दो बस, खत्म करके करती हूँ। जितनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज हुई है, तो क्या इसका मतलब मैं ये कह दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पक्का ज्यादा होंगे? अब तो कह सकती हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहे होंगे तो लैटिस ज्यादा स्टेबल होगा। लैटिस ज्यादा स्टेबल होगा, पक्का उस क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। तो चेक, ए और बी दोनों की लैटिस एंथैल्पी दी है। मुझे बताइए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्सेस किस में है? वेरी ऑब्वियस, बी में। किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? बी को। चेक माय स्टेटमेंट, फिर लिखना। Lattice enthalpy is the amount of energy required to break 1 mole of lattice. मैंने उसी बात को घुमा के बोला और बिल्कुल सही। लास्ट क्लास में क्या कहा? रिएक्शन उल्टा कर दो तो एंथैल्पी नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। बच्चे वैसे डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बच्चों को तोड़ना पसंद है, तो लैटिस एंथैल्पी की तोड़ने वाली डेफिनेशन डाल देती हूँ। 1 मोल लैटिस बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर तुम्हें वो मोल ऑफ लैटिस तोड़ना है। और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड फिनोमिना है, ठीक है? तो किसी ने कुछ ना लिखा हो तो क्विकली टेक अ बाइट लिखिए। कौन सी स्टेट है? मेल्टिंग। यस, लेकिन बेटा मेल्टिंग तो ये नहीं है ना, ये कैटायन एनायन में तोड़ रही हूं मैं, इट इज नॉट मेल्टिंग। तो बहुत अच्छा ट्रैप लिया है आपने, इट इज गुड। यही हम करने वाले हैं आपके साथ कि लैटिस होता है उसके आयंस में तोड़ना, मेल्टिंग होती है सॉलिड से सिर्फ लिक्विड तक करना। तो दोनों बहुत अलग है। आ गया सबके पास ही? हाँ, गैस गैस से सॉलिड, यही जादू है भाई। इन फोर्सेस का जादू ही ये है कि कैटायन एनायन के फोर्स देखो कितने स्ट्रांग हैं। सीधे ऐसा सॉलिड जिसको तुम मेल्ट नहीं कर पा रहे, तभी हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑन अर्थ, कोलंबिक फोर्सेस। हाँ जी, बातचीत क्यों हो रही है? आद्या के पास जो मर्जी बैठ ले, उसने बात ही करनी है। मैंने अपने फिजिक्स सर से सबसे ज्यादा यही डांट खाई है, बस इसके पास तो बातें ही लगी रहती हैं। तो जो मर्जी बैठ ले, सारे तुमसे पूछते हैं या तुम सारों से पूछती हो? भाई बख्श दो उसको, पढ़ने दो थोड़ा सा मेरी क्लास में। तो nobody is going to talk to आद्या for another half an hour. Is it okay? कोई बात नहीं करेगा जी। हो गया ये मेरे पास, सबके पास? और कोई डाउट? आई एम लाइकिंग इट, बहुत अच्छे डाउट्स आ रहे हैं आज। एनीथिंग एल्स? बाकी मेरा टेस्ट देख लेगा, पता नहीं है भी कि नहीं, मेरे को जाके पता करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर बनाया भी इन्होंने कि नहीं, किसको पता? देखो मेरे को तो चैलेंज मत दे देना, मैं 5 मिनट लगने हैं, ये 6 क्वेश्चन ढूंढ के दूंगी और टक 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 आ जाएगा। सो डोंट गिव मी चैलेंज। हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मेरी एक स्लाइड ना मिसिंग है, हाइड्रेशन वाली। 1 सेकंड में ढूंढ लूं, वो गई किधर? मेरे को तो पढ़ानी थी वो, इसीलिए मैं पहले स्लाइड्स रखती हूँ कि मेरे से कुछ मिस ना हो। यस, आई मिस दिस स्लाइड भाई। जहां हाइड्रेशन चल रहा था वहां लाओ, थोड़ी सी जगह चाहिए।
ये मुझसे मिस हो गई, ये तो देना था। लैटिस, अभी लैटिस चल रहा था ना? हाँ, तो लैटिस के बाद नोट करते हैं, सॉरी, लैटिस के बाद ये लेके आओ। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैंने बनाई है स्पेशली, मिस कैसे हो गई, क्यों गोलमोल हो गया ये, एक ही स्लाइड मिस हुई है जी। अब आप बच्चे मेरे को बताओ, NaCl सॉलिड से Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस बनना कौन सी एंथैल्पी है? क्वेश्चन मार्क। तेजस, लोकेश, दिव्यांश, आकाश। एटम। वेपोराइजेशन क्या होता है? जो सॉलिड है ना वही गैस में बने, यहाँ जो सॉलिड है वो नहीं बन रहा गैस में। लैटिस एंथैल्पी ऑब्वियसली रिक्वायर्ड, लैटिस एंथैल्पी ऑब्वियसली पॉजिटिव। ये मिलने वाला है आपको बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सी एंथैल्पी थी? एटमाइजेशन बेटा एटम में नहीं बन रहा ना, ये कैटायन एनायन में बन रहा है, इसीलिए मैं इसको एटमाइजेशन नहीं बोल सकती। ठीक है, चलिए। NaCl सॉलिड पहले तो मैंने तोड़ा, किससे तोड़ा वो बात की बात है, कहां से लाए ये ताकत वो बात की बात है, लेकिन तोड़ा तो लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, यू। और तोड़ते ही इसने कहा भाई मैं नहीं बन सकता, मेरे को वापस जाना है। सुन लो, मत लिखना अभी, सुन लो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं इस पे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मैं इजी करने खड़ी हूं। सो यहां पर ये कैटायन एनायन बन गए, इनको लगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है नेचर में, इनको मतलब ऑन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्यों पॉसिबल नहीं है? इतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास, ला ही नहीं सकते तुम इतनी एनर्जी की, इनको तोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है। सडनली लगा नहीं, वाटर ले आते हैं ना, वाटर क्या करेगा इसमें? कौन सी एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी विल कॉम्पनसेट लैटिस एंथैल्पी। अब आप बच्चे देख रहे हो ये एंथैल्पी कौन सी है? लैटिस एंथैल्पी, ऑब्वियसली पॉजिटिव रिक्वायर्ड। ये एनर्जी कौन सी है? हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड। ये है सॉल्यूशन। तो मेरे को हाइड्रेशन और सॉल्यूशन का फर्क समझाना था। देखिए क्या फर्क, आयंस को हाइड्रेट किया, दैट इज हाइड्रेशन। पूरे सॉलिड को कंप्लीटली आपने वो किया डिसॉल्व, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वरना हाइड्रेशन सॉल्यूशन में तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे। और भी लाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, बट ये तो क्या, हाँ जी, हुआ होगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ। पहले टूटा होगा, तभी वाटर सीन में आया होगा ना, वाटर सीधा NaCl के पास आया और उसने कहा तोड़ो भाई, मैं बीच में घुसकर तुमको स्टेबल करूंगा। तो Na+ ने क्या किया, Cl नेगेटिव ने तोड़ा। अब मेरे को पेपर पे कुछ तो दिखाना है, कैसे दिखाऊंगी? एक ही स्टेप में तो दिखा नहीं सकती, पक्का पहले ये टूटे होंगे, टूटते वक्त इन्होंने एनर्जी डिमांड की होगी, वाटर ने कहा होगा यू जस्ट कम टू मी, आई विल प्रोवाइड यू द एनर्जी। दे वेंट टू वाटर एंड वाटर प्रोवाइडेड द एनर्जी। नहीं, ये ऐसी बात की जा रही है, उसके अंदर गैसेस थोड़ी बन रहा है। ये बात करने का तरीका है, ये पॉइंट आउट करने का तरीका, ये मेथड बताने का तरीका है कि पहले इसके फोर्स, ये वही बात है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। नहीं है मेरे पास जवाब, लेकिन हुआ कैसे होगा ये वो है। यस, अब आप देखो, अगर आप किसी कोई भी ऑटोमोबाइल इंजन का डायग्राम देख लोगे ना, मैं बार बार इंजन इसलिए ला रही हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट इंजन। आप डायग्राम अगर देख लोगे ना, बहुत बड़ा पेज पे डायग्राम बना है, इधर से ये जा रहा है, इधर से एग्जॉस्ट है, इधर से ये है वो है, और एक्चुअल इंजन देखोगे तो वो है ही नहीं। सिमिलरली सेल में आपको पढ़ाऊंगी, बैटरीज सारा कुछ आएगा, उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होता है। तो देखने में सेल, आप तो सेल वो गोल वाला सोचते हैं, हम उसको पूरा कंटेनर्स में समझाएंगे, पढ़ाएंगे। सो इट इज हाउ इट मस्ट बी स्टडीड। दिखता कैसा है वो टोटली अलग कहानी है, उसके लिए हायर एजुकेशन है। ठीक है, सो जी, यहां नीचे मैं देखती हूँ, अगर होगी गलती तो आई चेक। यस, ऑब्वियसली दोनों साइड थोड़ी सॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली। तो गुड, अगर आप ये पकड़ पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आ गया। सो यहाँ मैं अपनी गलतियों को ऐसे ही कवर अप करती हूँ, जो हो जाती है ऐसे ही कह के कवर अप कर लेती हूँ। सो ठीक है, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, दो एंथैल्पी की दखल अंदाजगी हुई, तब जाके कोई एक चीज सॉल्युबल हुई। हमेशा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड, किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रही हूं, पहले उसका लैटिस टूटेगा, फिर उसके अंदर पानी डालोगे, पानी डाला होगा, हाइड्रेशन। श्रेय, ये एंथैल्पी रिलीज्ड कि कंज्यूम्ड?
कंज्यूम्ड बेटा, लेटिस तोड़ रही हूँ, तुम थोड़े से सुस्ताओ सही, कंज्यूम्ड, ये एनर्जी रिलीज्ड। अब एक सवाल जो मेरे लिए बहुत बड़ा बोनस है, अगर आप जवाब दे दो तो मतलब आई विल बी हैप्पी। किसी भी क्रिस्टल के डिसॉल्व होने के लिए कौन सी एनर्जी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? विवान, सिद्धार्थ, शिवांश, दिशा, टेक। अरे यार तुम हमेशा कॉम्प्लिकेटेड केस ही क्यों ला रहे हो? दोनों बराबर होंगे ना, जस्ट डिसॉल्व। अगला चैप्टर ये, जब दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस बराबर हुए तो एक सॉल्युबल होने से मना कर रहा है, एक सॉल्युबल होने को एनकरेज कर रहा है, इक्विलिब्रियम। वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगी इक्विलिब्रियम जी। आई, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लैटिस एंथैल्पी प्लस hydration enthalpy. Hydration enthalpy has to be, must be higher. Lattice enthalpy should be less to ensure solubility. So for always hydration enthalpy जो है वो बड़ी होनी चाहिए किससे? लैटिस एंथैल्पी से, अदरवाइज चीज सॉल्युबल नहीं होगी। तो सॉल्युबिलिटी की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यही है, लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, मेरा एनर्जी कम लगनी चाहिए और निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये चेंज पॉसिबल है, तभी ये चीज सॉल्युबल होगी। तो अब आपको आगे आने वाली क्लासेस, आगे आने वाले टाइम में, चैप्टर्स में, 12th में पूछेंगे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर लगाओ। आप मेरे से सिर्फ एक बात पूछोगे, सॉलिड हैं सारे? यस। लैटिस एंथैल्पी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दी कैसे निकालते हैं। जिसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा निकलेगी अक्सर वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो धीरे धीरे खैर आएगा, आपको स्लो स्लो पढ़ाएंगे, आज तो पहली बार है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ दीज टू। किसी भी चीज को सॉल्युबल करने के लिए कौन ज्यादा होना चाहिए? हाइड्रेशन। ठीक है, आ गया इतना? तो ये स्लाइड मेरे को याद आ गई थी कि मैंने बनाई और मिसिंग है। चलिए अब पहुंचते हैं वापस, यानी सारी एंथैल्पीज मैंने कवर कर ली, एक भी होमवर्क के लिए नहीं छोड़ी। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ रही है ना आजकल मेरे पास, तो सोचा सब करा दूं। हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तुम इतनी एंथैल्पीज पढ़ा गए हो मेरे को, ये कैलकुलेट कैसे होती है? कोई भी अब आपका अगला टारगेट क्या है? किसी भी रिएक्शन को मैं आपके सामने पटक दूंगी और कहूंगी इसकी एंथैल्पी निकालिए। बाय 3 मेथड हैं, डीपीपी 4 इस पे, डीपीपी 5 इस पे, डीपीपी 6 इस पे। ये तीनों एक में भी कवर कर सकते थे, पता नहीं हमें एक एक पन्ने बांटने का शौक था, शायद हमने एक एक पन्ने की बनाई है कि चलो रोज एक प्रसाद मिलना चाहिए, बस एक एक पन्ने का। सो ये सारी एक एक पेज में मिलने वाली है आपको, ये तो मिल ही चुकी है। आज ये मेथड पे पहले मैं पकड़ती हूँ, डीपीपी 4 जो जा चुकी है। जो एक 28वां क्वेश्चन लास्ट क्लास में एंड में मैं डिस्कस कर रही थी, उसमें एल्यूमिनियम था और मैंने कहा था अगर तो क्वेश्चन में प्रिंट इशू है, Al2O3 है, तो लास्ट क्लास में हो गया होता, और अगर एल्यूमिनियम है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली मेथड लगेगी, तो ये आज की क्लास के बाद होगा। सो वो क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा जब आप ये सब पढ़ेंगे। सो 3 मेथड, तीनों मेथड अगली क्लास तक पूरी हो जाएंगी, राइट? तो आपके पास फिर कुछ खास बचेगा नहीं, चैप्टर काफी हो जाएगा। फर्स्ट मेथड, एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, एक पूछूंगी, क्योंकि ये इतना आसान है। अगर मैंने 4-5 क्वेश्चन डीपीपी करा दी तो उड़ा दोगे मेरे को, तो गलती तो कुछ होगी नहीं तुमसे, और मैं एवं वो चीजें कराऊंगी जो तुम खड़े खड़े उड़ा सकते हो। सो अगर कोई भी रिएक्शन तुमको दे दिया और कहा जो अब हम करेंगे, इसकी एंथैल्पी निकाल के दीजिए। बहुत अच्छा एडिटिव तरीका, एल्जेब्रिक तरीका। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज, नॉट लगाया मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि मैं क्या कर रही हूं? एंथैल्पी ऑफ फाइनल माइनस एंथैल्पी ऑफ इनिशियली तो कर रही हूं। डेल्टा चेंज तो यही है, डेल्टा मींस चेंज, और चेंज क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये इकलौता एक फॉर्मूला है, जितना भी डीपीपी 4 का पेंडिंग काम था वो इस पे होगा। पूछने के तरीके अजीबोगरीब जरूर मिलेंगे, वो मैं भी करने वाली हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ लेना, ये डीपीपी का क्वेश्चन है, बट पहले समझो, इसके बाद तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस गिवन। ये रहा रिएक्शन आपके सामने, बैलेंसिंग है कि नहीं है योर जॉब, नहीं है तो करनी पड़ेगी आंसर, वरना गलत आएगा।
तो मेरे को कोई सारी एंथैल्पीज पढ़ा के लास्ट टारगेट एंथैल्पी का क्या है, फाइंड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, मैं सब पढ़ा के आई हूं। तो ठीक है जी, करते हैं। जो भी चार चीजें दी हुई हैं तुमको, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और ये भी अगर मैं आपको दूं तो मैं देखना आपका डीपीपी में क्या इसको गैस दे रखा है, लिक्विड, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। दे रखी है फिजिकल स्टेट, गैस दिया हुआ है तो ये गैस होगा, फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड है, जो भी है। सो आपको हमेशा फिजिकल स्टेट दी हुई मिलेगी। अब क्या करना है आपको, प्रोडक्ट्स चुनना कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। नाउ क्या और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर वाटर, इन तीन के लिए गिवन है। और ऊपर वाला फॉर्मूला कह रहा है प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये मिसिंग है, कैसे करूं? 100% भी नहीं। Enthalpy of formation of elemental standard state species assumed to be 0. Last class शुरू जिसमें मैंने कहा था सल्फर फॉस्फोरस भी लिखवा रही हूँ, प्रोटॉन भी लिखवा रही हूँ, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, बट जब तक इस्तेमाल ना करें इंफॉर्मेशन याद भी नहीं होती, तो मैंने आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसा माना जाता है जब अर्थ बन रही है तो वो तो बना ही है, उसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं है, मैंने ये लाइन बोली थी तब। कोई भी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में चीज मिली उसका आंख बंद करके जीरो लेंगे, तब भी मैंने कहा था हमें समस्या एक ही आने वाली है, जीरो कहां लेना है। H2 गैस, रिवाइज करते हैं, H2 गैस 0, O2 गैस 0, आयोडीन सॉलिड 0, ब्रोमीन लिक्विड 0, फॉस्फोरस ब्लैक 0, सल्फर रोम्बिक 0, कार्बन ग्रेफाइट 0, H पॉजिटिव 0। एक और बोल रही हूं, अब वक्त सब बढ़ती जाएंगी, ओजोन O3 नॉट 0, मैंने लिखवाया नहीं था, पन्ने मत पलटो। O2 स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट है, O3 स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट नहीं है। जैसे ग्रेफाइट के लिए 0 लिया तो तुम डायमंड के लिए 0 नहीं ले सकते, वैसे ही हमने O2 के लिए 0 लिया तो O3 के लिए भी 0 लेना। जो लिखवाए हैं सिर्फ उनके लिए 0, कितना ही ललचाऊं मैं आपको, और वही काम डीपीपी करेगी, क्लास टेस्ट करेगा। सो नाउ सी व्हाट वी आर सपोज टू डू। एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी एनर्जी कितनी है, -113.3। प्रोडक्ट में दूसरा कौन है, वाटर, उसकी कितनी है, -241.8। ये सम ऑफ, इसका मतलब तो आई होप हमें पता है ना, सम ऑफ all the products enthalpy of formation, change in enthalpy of formation minus all the reactants। इसके लिए शुरू में जब आप करें एक आधी बार 0 लिख लेना ताकि आदत रहे इसमें 0 आते हैं। ये अब आपके बाद, इसके बाद मैं कैलकुलेट नहीं करा रही, इस तरह की कैलकुलेशन जब आप डीपीपी करें टू अवॉइड टाइम वेस्टेज, आप कैलकुलेटर यूज करिए। एक ही तरह के जब 10 क्वेश्चन करने हैं तो प्लस और माइनस के लिए तो नहीं तैयार कर रहे हम लोग आपको, आप डीपीपी करने के लिए इतने सारे उसमें कैलकुलेटर को यूज करिए। एसओएस घर में तो नहीं गया, ओके, बंद रखा करो, वैसे कितनी लाइफ कूल रहेगी हमारी, तुम्हारी भी। चलिए, सो ये आपके पास पहला मेथड, कैन यू से इट इज डूएबल। अब इसमें आपको मैं क्या ट्रिक कर सकती हूँ, एक ट्रिक तो ये कर सकती हूँ बैलेंस्ड ना हो और आप गलती से कर जाओ। अगर मेरे को बैलेंसिंग करने में, नोट मत करना, जस्ट इन केस बोल रही हूं, यहां 2 लाना पड़ जाता, कुछ भी होता है ऐसा रिएक्शन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल के लिए, इसकी यूनिट अगर आप देखें तो किलोजूल पर मोल है, 1 मोल के लिए एनर्जी कितनी पुट करी मैंने यहाँ पे, -113। अगर 2 है तो मेरे को 2 × 113 करना था, बस। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली मेरे लिए रोल प्ले करेंगे, ऑब्वियसली यहां 2 नहीं है, आपको मैं एक ही यही चकमा दे सकती हूं बैलेंसिंग का। एक और चेक करते हैं, पढ़ना क्वेश्चन आपकी डीपीपी का है, लेकिन डीपीपी में मत जाओ, यहां पढ़ो जरा, देखो इत्मीनान से। जितना मैं लास्ट क्लास से पढ़ा रही हूं अब तक सारा कंक्लूड कर दिया मैंने एक क्वेश्चन में, स्कूल लेवल का क्वेश्चन। मैं इधर इसलिए आई हूं कि मुझे सारा दिख जाए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन नहीं दे रहे, अब तुम खुद बनाओ।
तो इथाइल अल्कोहल का कंबशन मैंने इसी डीपीपी के पहले क्वेश्चन में करवा लिया आपसे, दैट इज C2H5OH, इसको कंबस्ट करेंगे तो बनेगा CO2 प्लस बैलेंसिंग। कुछ ऐसा सुना मैंने उड़ते उड़ते, चेक। अब इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मांगी है, नहीं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है, पढ़ो। सॉरी, पहले देखो बैलेंस है, 2 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितना 1, ले लो टाइम लो आराम से, बैलेंस करो। कहाँ 3 आएगा? ऑक्सीजन के आगे 7/2 की जगह 3 आएगा। ये 1 को गिनना भूल गई थी क्या? अभी भी देख लो भाई, हिट एंड ट्रायल से बैलेंसिंग कर लेंगे ना। मैं इसमें बिल्कुल नहीं दिमाग लगा रही और ना लगवा रही, ये मान के कि इतना तो कर ही लेंगे, 10th में पास होके आए हैं। ओके, अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ऑलरेडी गिवन टू मी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेरे को दे रखा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, किसी एक चीज की फॉर्मेशन पूछ ली होगी पक्का, और वही दिख रहा होगा आपको। अब मैं यहां पर एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन बाय 2 into enthalpy of formation of carbon dioxide plus 3 into enthalpy of formation of water minus reactant कितने हैं 2, निकालना है यही निकालना है शायद, enthalpy of formation of ethyl alcohol, इसकी जगह क्या पुट करूं 0, आ जाएगा ये, क्योंकि enthalpy of reaction इसमें मेरे को दे रखा है, दैट इज। एक और गलती इसमें, पहली गलती तो क्या होगी, हम फॉर्मूला लिख लेंगे शायद बैलेंसिंग में करें, वो आपने करी। इसमें एक और गलती हो रही है, यस, पूरा सेंटेंस भी नहीं करने दिया तुमने मेरे को, गुड। मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या पुट कर रही हूं 1, 3 व्हाटएवर, क्यों दें अगले नेगेटिव जब तुम्हें बता दिया कि कंबशन हमेशा नेगेटिव। और तुम यहां माइनस मत लगाओ, वो ऑप्शन भी मिलेगा तुमको, माइनस ना लगा के जो आंसर आ रहा होगा -1 करवा के आना है, उसमें हमने +4 नहीं, क्योंकि इस तरह से पूरी आपको तैयारी कराई गई है। आपको कंबशन के लिए मैं क्यों दूं साइन, एंड डोंट टेल मी कि मैम ये आपने प्रिंट मिस्टेक है, इसके आगे माइनस होना चाहिए, नो, इट इज प्लान्ड मिस्टेक। कंबशन दे के मैं माइनस दूं, एक बात को 2 बार दूं, फिर आए क्यों हो, राइट तो इस तरह से आप यहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल रहे हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसके अलावा मैं क्या ट्रिक कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती थी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। दूसरा ये था कि आपसे बैलेंसिंग की गलती करवा सकते थे, और हम कोई गलती नहीं करवा सकते। एक बार देखिए इसको, एक क्वेश्चन देती हूँ, चाहे आप कैलकुलेटर की हेल्प से चाहे ओरली मेरे को आंसर दीजिएगा। देना डीपीपी क्वेश्चन 5 जो चल रही थी, फोर्थ थी ना, ये देखना यही है आद्या, डीबीपी का क्वेश्चन 5 सब्जेक्टिव का शायद, हाँ देखो देखो, डेल्टा एनजी क्या पुट किया है 1 की -1 की +1, पीछे वाले लोग कह रही है बात क्या कर रही है, डेल्टा एनजी 0, वन आएगा यार, गैस 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 गैस, और बैलेंस्ड होनी चाहिए, चेक करो। तो 3 - 2 एंड डेल्टा एनजी शायद 1 आएगा, देख लो यजत एक बार, ठीक है। ये 1 पुट करोगे, ये क्या पुट करोगे 8.314 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि क्वेश्चन अगर देखो तो तुमको जो भी कुछ गिवन है ना वो किलो जूल में है, एंथैल्पी की यूनिट, तो ये भी किलो जूल में। टेम्परेचर भी नोट कर रखा है, तो तुम 298 पुट कर सकते हो।
मेरे को इस क्वेश्चन में डेल्टा यू मांगा है, अब बची डेल्टा एच पुट करने की बारी। पिछली डीपीपी का क्वेश्चन है, लेकिन डेल्टा एच मेरे को किस तरीके से निकालना है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन पूरा पढ़िए, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आज के तरीके से निकाल के इसके अंदर पुट करिए, तब डेल्टा यू आएगा। दोनों डीपीपी को मर्ज करके स्कूल ये एक क्वेश्चन दे देता है। This one question consists of both the topics combined by the use of Hess law. Hess law के ऊपर DPP 5 इतनी छोटी होने का वजह DPP 5 की है कि लीस्ट कवरेज एनीवेयर, ये बहुत कम कवर्ड है। मतलब इसके क्वेश्चन क्योंकि कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं मिलता, कोई खास इसके अंदर आपको परेशानी नहीं दी जा पाती, इसीलिए शायद इसके क्वेश्चन की कवरेज कम है। आई डोंट नो व्हाट अदर रीजन इज, बट यस। सेकेंड मेथड है किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल पाना बाय हेस लॉ। आज एक बात पे आप लोग अटके थे, एक दो लोगों का डाउट भी, आर्यमन का डाउट भी आया, जिस वक्त मेरे पास बोलने को बहुत बेटर वर्ड्स नहीं थे और मैंने कहा था पढ़ा ऐसे जाता है, लिखा ऐसे जाता है, रेस्ट लीव टू हायर क्लास, दिस इज योर हायर क्लास। अब पता लगेगा क्या होता है वो। हेस लॉ का एक बहुत बड़ा फायदा, क्यों मेरे को हेस लॉ पढ़ना जरूरी है, इसका बहुत बड़ा फायदा, सारी एंथैल्पीज आप लैब में नहीं निकाल सकते। आप सोचो आज लैटिस एंथैल्पी क्या बताई मैंने आपको, कोई रिवाइज कराए मेरे को, क्या थी लैटिस एंथैल्पी? एक मोल लैटिस जब बनता है किससे? अपने आयन से, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। अब तुम्हें कोई लैब में कहे जाओ निकाल के आओ लैटिस एंथैल्पी, तुम आयंस कहां से लाओगे? आयंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। Na+ और Cl- किसी बॉटल में बंद करके तो मैंने रखे नहीं, एक एक मोल तोले और डाल दिया और एनर्जी का चेंज बता दिया, नॉट पॉसिबल। तो ये लॉ मेरे को एक बहुत बड़ी मदद करता है। जिन लैटिसेस, जिन एंथैल्पीज को तुम अदरवाइज नहीं निकाल सकते, इनडायरेक्टली इस मेथड से निकाल सकते हो। कैसे? ये पूरी आपने भाषा पढ़ी और इसको हम 2 क्लासेस से इतनी बार कर चुके हैं। टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन इफ इट टेक्स इन 1 स्टेप इज exactly equal to if same reaction occurred in 2, 3, 4 steps, same reaction, दोनों का एंथैल्पी बराबर होगा। बार बार ये बात हुई है, फिर भी कल को कोई स्कूल वाला दे दे एक्सप्लेन हेस लॉ, तो स्टेटमेंट के नीचे एक एग्जांपल तो देना बनता है। अगर मैं कार्बन का कंप्लीट कंबशन करूं तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसमें एंथैल्पी चेंज कितना हुआ मैंने नोट कर लिया, XYZ। हेस लॉ के ज्यादातर क्वेश्चन टू अवॉइड कैलकुलेशन जेई नीट में XYZ से आ रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस करवाने में अगले भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसकी एंथैल्पी कितनी दे दी? X। वही कार्बन अगर इनकम्प्लीट कंबस्ट होता है तो पहले क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही में, प्रभनूर फोन छोड़ दो, दोनों ही के अंदर क्या यूज हुआ है? कंबशन हुआ है। दोनों स्टेप्स हुए हैं अलग अलग, लेकिन क्या मैं कह सकती हूं पाथवे 1 और पाथवे 2 अलग अलग थे? एक डायरेक्टली एक स्टेप में गया, एक इनडायरेक्टली 2 स्टेप में गया। अगर मैं आपको कहूं इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों में सेम थी, स्टार्ट और एंड दोनों में सेम था, तो डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लैटिस और उसको कंबाइन किया था, हाइड्रेशन को और सोल्यूशन बनाया था, वो भी तो हेस लॉ ही था। जो मैं कह रही थी स्लाइड मिस हो गई और आगे लेके चली गई, वो भी तो हेस लॉ ही था। तो ये हेस लॉ तो आप लास्ट क्लास से करते ही आ रहे हो, सिर्फ नाम देना भर रह गया था। अब आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे DPP 5 में, इन तीनों में से 2 एंथैल्पी देके तीसरी पूछ रखी है, तो अगेन वही प्लस माइनस, इसमें कोई ज्यादा ट्रैप आने वाला नहीं। तो दिस इज माय हेस लॉ। हेस लॉ से रिलेटेड एक आखिरी चीज आज के लिए वो आपको करवा रही हूं, बॉर्न हार्बर साइकिल। कंपटीशन लेवल की जो बुक्स हैं जैसे वीके जायसवाल, उसमें ये बॉर्न हार्बर साइकिल के क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में शेयर किए गए हैं, और पढ़ते हम किस में इसको आके? थर्मोडायनेमिक्स में। तो सिर्फ इसका हेस लॉ का एक आखिरी एग्जांपल आपको करा के भेज रही हूं, आज कोई टेस्ट नहीं। बॉर्न हार्बर साइकिल ये दोनों चैप्टर में कवर होता है, केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ हेस लॉ की स्टेटमेंट विद एनी एग्जांपल, किसी को ये ना पसंद आए ए से बी डायरेक्ट बन रहा है, एक तरफ ए से पहले सी बना, सी से फिर बी बना, और एंथैल्पीज के बारे में आप बता दीजिए, आपको पता लग जाएगा हेस लॉ कैसे एक्सप्रेस करना है। सो नाउ मेरे पास आता है बॉर्न हार्बर साइकिल, आज का आखिरी टॉपिक। नाम जितना वो ऐसे ट्रिकी लग रहा है, इसमें है कुछ नहीं। आप मेरी थोड़ी मदद करना इसमें पहचानने में कौन सी एंथैल्पीज।
1 मोल सोडियम जो कि अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है, आधा मोल क्लोरीन जो कि अपनी, और वो भी गैस अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है, वो 1 मोल NaCl बना रहा है। क्या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकती हूँ? और ये मेरे लिए लैब में पता करना बहुत आसान है, मैंने पता करके रखा हुआ है। आई एम हैविंग दिस डेटा। हेस लॉ का एप्लीकेशन है ये। क्यों पढ़ा दिया, क्या इसका फायदा है? ओके, अब कैसे बना होगा ये सोचो। जब तुमने Na और Cl2 को मिलाया, सबसे पहले क्या हुआ होगा? चेक मेरे साथ। सबसे पहले सोडियम सॉलिड से क्या बना होगा? गैस। सॉलिड तो नहीं रिएक्ट कर सकता किसी के साथ, वो तो आपस में बॉन्डेड है एकदम। तो इस एंथैल्पी को क्या बोलूं आद्या? व्हाट शुड आई नेम इट? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, इसमें खर्चा क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर NaCl में सोडियम कैटायन बनता है, कुछ पुराना याद दिलाना है मेरे को। गैसियस आइसोलेटेड एटम, अच्छा इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते थे, ये मैं करा चुकी, बट अब कुछ तो क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी, बट मैं अभी सब्लिमेशन से काम चला रही हूँ। गैसियस आइसोलेटेड सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर किया तो गैसियस आइसोलेटेड सोडियम कैटायन बना। इस एंथैल्पी को क्या बोलूं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गैसियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर Cl2 की बारी, यहां थोड़ा समस्या आएगी, ध्यान से। अब Cl2 का मतलब क्या है? बॉन्ड तोड़ा गया होगा और उससे एक Cl बना होगा। इस एंथैल्पी को क्या बोलूं? डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड तोड़ने में जितनी लगी, 1 मोल बॉन्ड है ये वाला, बॉन्ड तोड़ने में जितनी लगी। अब यहां समस्या क्या है, मैंने क्यों बोल दिया समस्या आएगी, जरा ध्यान से। अभी नोट मत करना इसको, मैं तो इरेज करूंगी, नोट मत करना। पहले समस्या दिखाऊंगी फिर उसको इरेज करके करेक्ट करूंगी। मैंने यहां पर सिर्फ इसकी बात कर रही हूं, एंथैल्पी। अभी इधर ही देखिए प्लीज, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। सपोज 100 किलो जूल लग रहे थे इस बॉन्ड को तोड़ने में, लग गए, कितने Cl बने? मेरे को यूज कितना करना है? स्प्लिट होगा ना खर्चा, एक क्लोरीन इस साइकिल में गया, एक किसी और में, दोनों के हिस्से 50-50 आया। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन को डिवाइड बाय 2 करना अक्सर भूल जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में खूब मिलना है, गलती आपको यही कराएंगे, आप 2 से डिवाइड नहीं करो। फिर आ गया गैसियस आइसोलेटेड एटम, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कौन सी एंथैल्पी आई? तो यहां पर क्या लिखूंगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तब जाके बने दोनों आयंस। ये दोनों आयंस जब मिलके ये बनाएंगे तो इसको क्या बोलूंगी? लैटिस एंथैल्पी। आप सोचिए लैटिस एंथैल्पी किसी ने कैसे निकाली होगी? जब मैं बार बार बोल रही हूँ NaCl का लैटिस हम तोड़ ही नहीं सकते, फिर भी मैं वो स्टेप कर रही हूँ उसके अंदर कि ये पहले लैटिस टूटा होगा फिर वाटर आया होगा। हाइपोथेटिकली तो ऐसे ही हुआ होगा। आप लैटिस एंथैल्पी कहां से लाओगे? ये रही ना बॉर्न हार्बर साइकिल, सारी एंथैल्पीज हैं मेरे पास बाकी। हेस लॉ को यूज करूंगी। हेस लॉ कहता है कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो, जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम होगा इवन इफ इट इज हैपनिंग इन 5, 6, 7, 10 स्टेप्स। तो जब मेरे को ये वाली एंथैल्पी पता है, चेक एवरीवन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इन सबका सम इज इक्वल टू दिस, और नीचे मैंने वही लिख रखा है। और क्वेश्चन में तुमको सारी वैल्यूज दी होंगी सिवाय इसके। तो हाफ किसका किया मैंने? डिसोसिएशन का। इससे पहले मैंने Na को क्या किया था? सब्लाइम। फिर मैंने उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये लैटिस एंथैल्पी। पास्ट ईयर में अगर आपको कुछ मिलना भी है ना हेस लॉ से, लैटिस एंथैल्पी निकलवा रखी है बॉर्न हार्बर साइकिल से। ये हेस लॉ की एप्लीकेशन ही तो है, सारे स्टेप्स के एंथैल्पीज को ऐड कर दो और जो एक स्टेप में हुआ है वो उसके बराबर आएगी। अब नोट करिए जिन्होंने नहीं किया, तो बॉर्न हार्बर साइकिल KCl की दूं तो पहचान लोगे? एनी डाउट?